नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू स्टूडेंट हाउस। इससे पहले हम लोगों ने कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जाना। आज हम लोग द्रव एवं उनके गुण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा विभिन्न गैसीय नियम एवं मिश्रण से शुद्ध व अशुद्ध पदार्थों के पृथक्करण को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रसायन विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के 3 मूल विषयों में से एक रसायन विज्ञान है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के 3 मूल विषयों में एक रसायन विज्ञान है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंच रसायनज्ञ एंटोनी लेवाजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। फ्रेंच रसायनज्ञ एंटोनी लेवाजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार रसायन विज्ञान को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: भौतिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान। द्रव एवं द्रव की अवस्थाएं, मेटर एंड स्टेट्स ऑफ मेटर। ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है द्रव्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण द्रव और ऊर्जा से हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जो ऊर्जा नहीं है द्रव्य है। द्रव्य अंग्रेजी के शब्द मेटर का हिंदी अनुवाद है। कभी कभी मेटर का अनुवाद पदार्थ भी किया जाता है, अतः हम लोग द्रव और पदार्थ में कंफ्यूज नहीं होंगे। द्रव और मेटर एक ही है। द्रव का भौतिक स्वरूप, द्रव्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है। द्रव को बनाने वाले कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। द्रव्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है। द्रव को बनाने वाले कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। द्रव के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव की अवस्थाएं, द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। द्रव की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ठोस अवस्थाएं, द्रव की अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा अस्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। फिर से देखें, द्रव की अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, अस्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में द्रव के कण आपस में निकट होते हैं, जिसके कारण इनमें उच्च घनत्व होता है। उदाहरण: पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी, कुर्सी, बेंच, टेबल इत्यादि। ठोस अवस्था में द्रव के कण आपस में निकट होते हैं, जिनके कारण इनमें उच्च घनत्व होता है। उदाहरण: पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी इत्यादि। द्रव अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिनमें उनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, अतः ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। द्रव अवस्था में कण ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और गति कर सकते हैं। इसका मतलब है ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है, परंतु बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। परंतु बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है। बर्फ एक ठोस है जबकि जल एक द्रव है। ठोस का घनत्व हमेशा जल से अधिक होता है, लेकिन यहाँ विपरीत है, बर्फ का घनत्व जो है जल से बहुत कम होता है। उदाहरण: जल, दूध, तेल इत्यादि। जल, दूध और तेल ये क्या है? ये सभी द्रव्य पदार्थ हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कुर्सी, टेबल इत्यादि, ये क्या है? ठोस अवस्थाएं। गैसीय अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन, गैसीय अवस्था कहलाती है।
ठोस अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। वह जो शेप एक बार में लेता है वही शेप वो लिए हुए रहता है। लेकिन वही हम तरल पदार्थ की बात करें, वही हम द्रव अवस्था की बात करें, द्रव अवस्था का तो आयतन 1 लीटर है तो वह 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन उसको जो बर्तन में हम लोग रखेंगे वह उसी बर्तन का शेप ले लेगा। हम लोग अगर 1 लीटर दूध को 1 लीटर वाले बोतल में रखेंगे तो उस बोतल के आकार का वो शेप ले लेगा। लेकिन वही गैसीय अवस्था में ना तो उसका कोई आकार निश्चित होता है, ना ही कोई आयतन, ना ही वह 1 लीटर के अंदर वाले में आ सकता है, ना ही वो 5 लीटर के अंदर, वो सभी में आ सकता है। वो गैस जो है, एक अगर गैस का कुछ परिमाप ले ले, वह अगर 1 लीटर वाले बोतल में रखा जा सकता है तो वह 5 लीटर वाले बोतल में भी रखा जा सकता है। इसका मतलब है इसका कोई आयतन फिक्स नहीं होता और इसका कोई आकार भी फिक्स नहीं होता। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है वह उसी का आकार ले लेती है, अतः पूरे स्थान को भर देती है। गैसीय अवस्था में कण द्रव की अपेक्षा अत्यंत दूर दूर होते हैं और गति करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, अतः गैसों में बहाव होता है और ये तरल होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इसी अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। गैसीय नियम। गैसों के भौतिक गुणों पर कई शताब्दियों तक किए गए शोधों के फलस्वरूप इनके व्यवहार के संबंध में कुछ नियम स्थापित हुए जो इस प्रकार हैं। बॉयल्स लॉ, दाब आयतन संबंध, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। अस्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अस्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के गैस की कोई निश्चित मात्रा का प्रेशर उसके आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। P समानुपाती 1/v, P इक्वल टू K इंटू 1/v, जहाँ K समानुपातिक स्थिरांक है, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम, PV इक्वल टू K। उपयुक्त समीकरण से अस्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब का गुणनफल अस्थिर होता है। उपर्युक्त समीकरण से अस्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब का गुणनफल अस्थिर होता है। यदि अस्थिर ताप T पर दाब P1 से परिवर्तित होकर P2 तथा आयतन V1 से V2 हो जाए तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू अस्थिरांक। यदि स्थिर ताप T पर दाब P1 से परिवर्तित होकर P2 तथा आयतन V1 से परिवर्तित होकर V2 हो जाए तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू अस्थिरांक। अभी हम लोगों ने बॉयल्स लॉ के थ्योरम को देखा। अब हम लोग बॉयल्स लॉ के डेली लाइफ में यूज को समझेंगे तथा उनसे कोरिलेट करेंगे। ये दो बर्तन हैं। इस दोनों बर्तन में कुछ गैसीय पार्टिकल्स, मान लेते हैं कि 100 पार्टिकल्स गैस के आयतन मौजूद है और इसमें भी 100 पार्टिकल्स गैस के आयतन मौजूद हैं। ये दोनों बर्तन को रूम टेम्परेचर पर रखा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के बाद यदि प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, ये अगले बर्तन में प्रेशर को इंक्रीज किया गया है तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे घट जा रहा है। वॉल्यूम घटने से ये जो 100 पार्टिकल्स इसमें मौजूद है वही 100 पार्टिकल्स इस पात्र में भी मौजूद है और ये सभी पात्र इस बर्तन में अपने चारों दीवारों पर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पात्र में प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है और यदि हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें तो प्रेशर डिक्रीज होता है। इस पात्र में भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है और ये दोनों पात्र में कुछ समान वॉल्यूम दिखाई गई है और ऊपर से अगर पिस्टन को ज़्यादा एक बार से 5 बार या 1 पास्कल से 5 पास्कल का
प्रेशर डाला जाता है इसका वॉल्यूम इतना से इतना ही हो जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर देने से वॉल्यूम घटता है, प्रेशर देने से वॉल्यूम घटता है और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है। यही बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ का डेली लाइफ में यूज हम लोग हमेशा सांस लेने वक्त करते हैं। हम लोग जीवन की सबसे बड़ी क्रिया सांस लेना और सांस छोड़ने में भी बॉयल्स लॉ का यूज करते हैं। हम लोग को भली भांति पता है कि हम लोग के फेफड़े के नीचे में एक उल्टी यू आकार की डायफ्राम लगी हुई होती है और डायफ्राम अगर नीचे की ओर जाता है, डायफ्राम अगर नीचे की ओर जाता है तो फेफड़े का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डायफ्राम अगर ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग फेफड़े का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और अगर फेफड़े का फर्स्ट केस में अगर फेफड़े का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हम लोग को बॉयल्स लॉ के नियम के अनुसार फेफड़े का वॉल्यूम इंक्रीज होने से उनके अंदर की प्रेशर क्या होगी, घटेगी। और प्रेशर जैसे ही घटेगी तो हम लोग सांस के माध्यम से एयर क्या करेंगे, बाहरी वातावरण से अंदर ले करके अंदर और बाहर के प्रेशर को इक्वल करेंगे। सेकेंड केस में जैसे ही डायफ्राम ऊपर जाएगा तो हम लोग के फेफड़े का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा और वॉल्यूम घटने से प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने से अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी और वातावरण के साथ मिल करके अंदर और बाहर की प्रेशर क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग समझ गए बॉयल्स लॉ का डेली यूज हम लोग सांस लेने और सांस छोड़ने में करते हैं। याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे BT कपास, BT कपास। इसका मतलब बॉयल्स लॉ में टी क्या है, साइलेंट है। बॉयल्स लॉ में टी साइलेंट है। टी अगर साइलेंट रहा तो बच क्या गया, वॉल्यूम और प्रेशर। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। अस्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अस्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ध्यान दें दोस्तों, हम लोग बॉयल्स लॉ में पढ़े कि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है और बोल रहा है कि आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। वॉल्यूम जो है उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है, V समानुपाती T। V/T इक्वल टू नियतांक। यदि अस्थिर दाब पर परम ताप पर किसी गैस का आयतन V1 हो और परम ताप T2 पर आयतन V2 हो तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू अस्थिरांक। यदि अस्थिर दाब पर परम ताप T1 पर किसी गैस का आयतन V1 हो और परम ताप T2 पर आयतन V2 हो तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू अस्थिरांक। ये कोई बर्तन है जिसमें कि ठंडी पानी रखी हुई है और ये भी कोई बर्तन है जिसमें कि बॉयल और गर्म पानी रखी हुई है। इस ठंडी वाली बर्तन में, ठंडी वाली द्रव वाली बर्तन में अगर हम लोग एक बैलून को रखें तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है तो इसका आयतन भी कम हो जाएगा। हम लोग चार्ल्स लॉ में पढ़ चुके हैं, यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के समानुपाती होता है। इसका मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, इसलिए बैलून का क्या होता है, आयतन डिक्रीज होने लगता है। इसको हम लोग डेली यूज में भी कर सकते हैं। आप लोग अपने घर में भी एक ठंडी पानी किसी बर्तन में रख करके किसी बैलून को अगर डुबोएंगे तो आप लोग यही पाएंगे कि उसका आयतन कम हो रहा है, क्योंकि आप लोग उसे ठंडी पानी में रख रहे हैं। वहीं अगर आप लोग उसे बॉयल पानी में रखें, एक बैलून को बॉयल पानी में रखें तो आप लोग पाएंगे कि उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उसमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर की वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है, अगर आप बैलून को इनसाइड द रूम रखें, रूम टेम्परेचर के अंदर रखें तो वॉल्यूम का जो आयतन होगा
उसी बैलून को अगर आप स्नोफॉल में चले जाए और इस बैलून को रखें तो आप पाएंगे कि वॉल्यूम का आयतन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए रूम टेम्परेचर अगर 26 डिग्री सेल्सियस है तो आप स्नोफॉल में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस पाते हैं। इसका मतलब हम लोग वॉल्यूम अगर टेम्परेचर घटाए तो इसका वॉल्यूम भी घटेगा। यही चार्ल्स लॉ का यूज होता है। नेक्स्ट है गै-लुसाक का नियम। अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके आयतन के परम ताप के समानुपाती होता है। फिर से समझेंगे, अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। P समानुपाती T। यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के P और T के बीच में रिलेशन को दिखाया गया है। P समानुपाती T, P/T इक्वल टू नियतांक, P/T इक्वल टू नियतांक। हम लोग जिस प्रकार बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के डेली यूज को समझा, उसी प्रकार हम लोग गै-लुसाक लॉ को भी डेली लाइफ में यूज को समझेंगे। अगर हम लोग गै-लुसाक लॉ को डेली यूज को समझेंगे तो हम लोग अपने किचन में प्रेशर कुकर तो ज़रूर देखे होंगे, और उस प्रेशर कुकर में चार्ल्स लॉ का गै-लुसाक लॉ का यूज किया जाता है। हम लोग प्रेशर कुकर में ऊपर से ढक्कन लगाते हैं और ढक्कन लगाने से उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता है। कभी हुआ है कि आप लोग के 5 लीटर वाले प्रेशर कुकर गर्म करने पर 10 लीटर वाला प्रेशर कुकर हो जाता है? नहीं ना। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देने से उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और गै-लुसाक लॉ ये भी कहता है, गै-लुसाक लॉ यही कहता है कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाए तो हम लोग टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज करने से हम लोग के प्रेशर कुकर के अंदर रखा कोई भी खाद्य पदार्थ जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर रखा कोई भी सामान जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण नीचे से प्रेशर इंक्रीज होता है, नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अंदर का प्रेशर क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है, और इस वजह से खाना हम लोग का जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो लॉ। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। V समानुपाती N, जहाँ N गैस के मोलों की संख्या है। V इक्वल टू Kn, V/N इक्वल टू नियतांक। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या 6.023 गुना 10⁻23 निर्धारित की गई है, जिसे एवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या 6.023 गुना 10⁻23 निर्धारित की गई है, जिसे एवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, अतः प्रत्येक गैस का एक मोल मानक दाब एवं ताप, जिसका तात्पर्य 273.15 केल्विन तथा 1 बार होता है, पर समान आयतन रखता है। STP पर आदर्श गैस का मोलर आयतन 22.7 लीटर प्रति मोल होता है। क्योंकि गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, अतः प्रत्येक गैस का एक मोल मानक ताप दाब, जिसका तात्पर्य 273.15 केल्विन तथा 1 बार होता है, पर समान आयतन रखता है। STP पर आदर्श गैस का मोलर आयतन 22.7 लीटर प्रति मोल होता है। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाद्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। यह गैस काल्पनिक है। आदर्श गैस, एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाद्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। यह गैस काल्पनिक है, मतलब अभी तक ऐसा गैस खोजा नहीं गया है। कभी कभी CO2 इस गैस की भांति, आदर्श गैस की भांति यूज होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, इसलिए इसको भी इस गैस से बाहर रखा गया, अतः यह गैस काल्पनिक है। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन,
बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा आवोगाद्रो के नियम को जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, आवोगाद्रो के नियम को जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। भी समानुपाती NT/P, V इक्वल टू R इंटू NT/P, V इक्वल टू R इंटू NT/P, जहाँ R एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे गैस नियतांक कहते हैं, जहाँ R एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे गैस नियतांक कहते हैं। ये P इधर चले आया तो इसी वजह से P भी इक्वल टू NRT, P भी इक्वल टू NRT। गैस नियतांक R सभी गैसों के लिए समान होता है। गैस नियतांक R सभी गैसों के लिए समान होता है, अतः इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। गैस नियतांक R सभी गैसों के लिए समान होता है, अतः इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपसी रासायनिक क्रिया विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आपसी रासायनिक क्रिया विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यदि गैसों के किसी मिश्रण का दाब P हो तथा मिश्रण में गैसों का अलग अलग दाब P1, P2, P3, Pn हो तो P कुल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। अस्थिर TB पर मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम पर किसी भी पात्र के टोटल प्रेशर उसमें रखी गई अलग अलग गैसों के प्रेशर के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, गैसों को सामान्यतः जल के ऊपर एकत्र किया जाता है, अतः ये नम होती है। नमयुक्त गैस जिसमें जलवाष्प भी है के वाष्प दाब में से जलवाष्प दाब घटाने पर शुष्क गैस के दाब की गणना की जा सकती है। जलवाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को जलीय तनाव कहते हैं। गैसों को सामान्यतः जल के ऊपर एकत्र किया जाता है, अतः ये नम होती है। नमयुक्त गैस जिसमें जलवाष्प भी है के वाष्प दाब में से जलवाष्प दाब घटाने पर शुष्क गैस के दाब की गणना की जा सकती है। जलवाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को जलीय तनाव कहते हैं। P शुष्क गैस इक्वल टू P कूल माइनस जलीय तनाव। P शुष्क गैस इक्वल टू P कूल माइनस जलीय तनाव। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर समानुपाती 1/√m, जहाँ m इक्वल टू मोलर द्रव्यमान। विसरण की दर समानुपाती 1/√m, जहाँ m इक्वल टू मोलर द्रव्यमान। यदि m1 मोलर द्रव्यमान की एक गैस तथा m2 मोलर द्रव्यमान की दूसरी गैस का विसरण हो तो यदि m1 मोलर द्रव्यमान की एक गैस तथा m2 मोलर द्रव्यमान की दूसरी गैस की विसरण हो तो रेट 1/2 इक्वल टू √m2/m1। रेट 1/2 इक्वल टू √m2/m1। ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुप्रयोग से समस्थानिकों को विसरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुप्रयोग से समस्थानिकों को विसरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। गैसीय नियम संक्षिप्त रूप में हम लोग 3 और 4 लोगों को पढ़े, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसाक का नियम और एवोगाद्रो का नियम। इन चारों नियम को हम लोग संक्षिप्त रूप में मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे और यहीं से हम लोग याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। बॉयल्स का नियम में नियत राशि क्या होती है, n और t, मतलब यहाँ पे t कांस्टेंट होता है और चर राशि मतलब p और v के बीच में रिलेशन को दिखाया जाता है। p समानुपाती 1/v। चार्ल्स का नियम में p और n कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है और चर राशि v और t रहता है। इसका मतलब v और t के बीच में रिलेशन को दिखाया जाता है, p समानुपाती t। गै-लुसाक का नियम n और v के
एन और भी नियत राशि है, और पी और टी के बीच में, जो कि चर राशि है, के बीच में रिलेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पी समानुपाती टी। एवोगाद्रो का नियम, टी और पी कांस्टेंट रहता है, जिसमें कि चर राशि भी और एन होता है, भी समानुपाती एन, भी समानुपाती एन। हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ के नियम को शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह याद रखेंगे कि ये बी है, बी फॉर बॉयल्स लॉ, बी फॉर बॉयल्स लॉ, सी फॉर चार्ल्स लॉ, और जी फॉर गै-लुसाक लॉ। तो बी टी का पास, बी टी का पास, सी पी ठाकुर, सी पी ठाकुर, और जी भी शेख, जी भी शेख। इस ट्रिक पर हम लोग याद रखेंगे। बॉयल्स लॉ मतलब कि बी, चार्ल्स लॉ मतलब कि सी, और गै-लुसाक लॉ मतलब कि जी। और बी में टी साइलेंट है, इसलिए बी टी कपास। सी में पी साइलेंट है, इसलिए सी पी ठाकुर। और जी में भी साइलेंट है, भी कांस्टेंट है, इसलिए जी भी शेख। याद रखने का ट्रिक, बी टी कपास, सी पी ठाकुर, जी भी शेख। बी टी कपास, सी पी ठाकुर, जी भी शेख। बी में टी साइलेंट, तो रिलेशन पी और भी के बीच में, पी समानुपाती 1/v। चार्ल्स का नियम, सी फॉर चार्ल्स, सी पी ठाकुर, सी में पी साइलेंट, इसीलिए बच गया भी और टी, भी समानुपाती टी। गै-लुसाक लॉ में जी भी मतलब कि यहाँ पे भी मतलब वॉल्यूम साइलेंट, और अगर वॉल्यूम साइलेंट तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसलिए पी समानुपाती टी। एवोगाद्रो का नियम में टी और पी दोनों साइलेंट, बच गया भी समानुपाती एन। नेक्स्ट है द्रव में अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। विभिन्न कारकों के प्रभाव में द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है। विभिन्न कारकों के प्रभाव में द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है। द्रव की अवस्था परिवर्तन के विभिन्न प्रक्रम निम्नलिखित हैं। ठोस से जब द्रव होता है तो उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, गलन कहते हैं। ठोस से द्रव में मतलब कि एक ठोस मतलब कि बर्फ़ है, बर्फ़ से अगर पानी बन जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बर्फ़ गल गया। इसका मतलब ये गल गया तो मेल्टिंग हो गया। द्रव से ठोस बना तो मेल्ट किया। द्रव से गैस बन गया, और कोई चीज़ द्रव से गैस बन जाता है तो वो वाष्पीकरण हो जाता है, उसका वेपोराइजेशन हो जाता है। लोग याद रखने के लिए, ठोस से अगर द्रव मतलब कि बर्फ़ से अगर पानी बन जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मेल्ट कर गया, पिघल गया, तो मेल्टिंग। द्रव से ठोस, द्रव मतलब कि पानी, द्रव से गैस, द्रव से गैस, इसका मतलब कि पानी से वो गैस बन जाता है, मतलब वाष्प बन जाता है, वाष्प हो जाता है, तो इसलिए इसको वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव से ठोस, मतलब कि पानी से बर्फ़ बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीज कर देना, फ्रीजिंग हो जाना, फ्रीजिंग। गैस से द्रव, कोई भी पदार्थ गैस है वो गैस से द्रव हो जाता है, इसका मतलब कोई भी वाष्प है, वाष्प से क्या होता है, वो द्रव में चले आता है, इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि संघनन हो गया, उसका कंडेंसेशन हो गया। ठोस से गैस, कोई पदार्थ ठोस है वो सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि कपूर, कपूर का हम लोग कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। गैस से ठोस, कोई भी पदार्थ गैस है, गैस से सीधा वो ठोस में रूपांतरित हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण, मतलब कि रिवर्स सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान द्वारा तय होती है। पदार्थ की जो अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या होती है, दाब मतलब कि प्रेशर, और टेम्परेचर द्वारा तय होती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहा, प्रेशर ज़्यादा रहा तो वो कुछ और प्रकार की अवस्था बन जाएगी। इसी प्रकार द्रव के घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण द्रव की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। द्रव के घटक कणों के बीच अगर कम दूरी है तो वो ठोस होती है। द्रव के घटक कणों के बीच अगर ज़्यादा दूरी है तो वो क्या होती है, वो गैसीय अवस्था होती है। ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को प्रभावहीन कर देती है और कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था की अपेक्षा बढ़ जाने से ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस का आयतन बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदत्त
ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को प्रभावहीन कर देती है और कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था की अपेक्षा बढ़ जाने से ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था बनता है वह इसका गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस पॉइंट पर ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। द्रव अवस्था में किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलने लगता है। द्रव अवस्था में किसी द्रव का आयतन तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह इसका क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके घटक कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके घटक कणों की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। द्रव की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें द्रव के रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। द्रव की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें द्रव के रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैसों को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है। ठोस CO2 जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर पर हो तो वह द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस CO2 जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर पर हो तो वह द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस भी कहते हैं। द्रव की 5 अवस्थाएं। सामान्य परिस्थितियों में द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में द्रव की 2 अन्य अवस्थाएं भी ज्ञात हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अतः वैज्ञानिक अब द्रव की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में द्रव की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस पाई जाती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन द्रव की 2 अन्य अवस्थाएं भी ज्ञात है। चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा पृथ्वी पर द्रव की समान अवस्था नहीं है, परंतु संभावना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सामान्य पदार्थों की अवस्था प्लाज्मा ही है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब। प्लाज्मा पृथ्वी पर द्रव की समान अवस्थाएं नहीं है, परंतु संभावना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सामान्य पदार्थों की अवस्था प्लाज्मा ही है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब में नियोन गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या पारे का वाष्प होता है। नियोन बल्ब में नियोन गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या पारे का वाष्प होता है, जो विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत या आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। आयनीकृत होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे में भी चमक होती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग
सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान में ठंडा करने पर बीईसी अवस्था प्राप्त होती है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वां भाग मतलब कि वायु का जो घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान में ठंडा करने पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की। इसे बीईसी बोस, क्योंकि इसे सत्येंद्रनाथ बोस ने भी गणना किया था, इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग केटरले और कार्ल ई विमेन को बीईसी अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। स्थूल स्तर, मैक्रोस्कोपिक लेवल या बड़े स्तर द्रव्यों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। द्रव की 2 अवस्थाएं होती है। पहला है मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर, जिसमें कि सब कुछ मिक्स होता है। मिक्स में हम लोग देखेंगे एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हम लोग देखेंगे तत्व और यौगिक। तत्व के अंदर 3 आएंगे, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक के अंदर 2 आएंगे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जितने भी कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जितने भी कंपाउंड कार्बन के नहीं बने होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तत्व के अंदर 3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, धातु, अधातु और उपधातु। और मिक्सर के अंदर हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी द्रव में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो उस द्रव को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। उसका जो रासायनिक संगठन होता है उसके आधार पर उसको या तो तत्व कहते हैं या यौगिक कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, कॉपर इत्यादि। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, कॉपर इत्यादि। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः निम्नलिखित गुणधर्मों में सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। धातुएं प्रायः चमकीली होती है, ये ताप और विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं हमेशा चमकीली होती है, वो चमकीली दिखती है, और ये टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होती है। मतलब इसके द्वारा टेम्परेचर भी प्रभावित हो सकता है और करंट भी प्रभावित हो सकता है। ये तन्य होती है अर्थात तार के रूप में खींचे जाने योग्य होती है, जैसे कि तांबा का तार होता है, चांदी का तार होता है। ये आघातवर्धी या मेलिएबल अर्थात पीट कर महीन चादरों में ढाले जाने योग्य होती है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण सोनोरस अर्थात चोट करने पर घंटी की ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है। उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पोटेशियम, पारा। धातु होते हुए कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा क्या एक धातु है, फिर भी यह ठोस अवस्था में नहीं जबकि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट अधातु। अधातु ये निम्नलिखित गुणधर्मों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं जो है ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन धातु ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ये चमकीली होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती है और आघातवर्धीय नहीं होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धीय नहीं होती है। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। ये सभी क्या है? ये सभी अधातुएं हैं। अब है उपधातु।
कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। मतलब कोई ऐसा तत्व जो कि धातु को भी दर्शाता है, उपधातु के भी गुण को दर्शाता है, तो वो उसे उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। इनमें से 98 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि 20 मानव निर्मित हैं। ज्ञात है कि कई तत्व जो प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने से पहले प्रयोगशाला में बना लिए गए थे। अधिकतर तत्व ठोस हैं, लेकिन 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। वही 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा क्या है? यह एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या है? ये एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यौगिक वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जब समान अनुपात में या किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण: पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि यौगिक हैं। यौगिक को मुख्यतः कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में विभाजित किया गया है। कार्बनिक यौगिक: जिन यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, मोम, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं है, विशेषतः कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक अजैविक स्रोत जैसे चट्टानों, खनिज आदियों से प्राप्त किए जाते हैं, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण: धोवन सोडा Na2CO3, नमक NaCl इत्यादि, ये सभी क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संगठनों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो, उसे मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संगठनों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्र धातु एलॉय, जल में चीनी का विलयन, चीनी और नमक का मिश्रण इत्यादि। मिश्रण 2 प्रकार के हो सकते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे पर इस प्रकार मिले हुए हो कि पूरा मिश्रण समरूप हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। जल में चीनी का विलयन, जल में अगर चीनी को मिला दिया जाए तो आप कहीं नहीं कह सकते कि यहाँ चीनी दिखाई दे रहा है। शरबत, जैसे जल और चीनी को मिलाया जाए तो एक शरबत तैयार होता है। शरबत में आप कहीं देखें कि चीनी ऊपर ऊपर तैर रहा, नहीं ना। तो समांगी मिश्रण उसी कहते हैं कि जहाँ का हर एक भाग, उस द्रव का हर एक भाग समरूप दिखाई देता है। मतलब हमेशा लगता है कि यहाँ पे भी समरूप है, यहाँ पे भी, कहीं पे पानी काला, कहीं पे उजला नहीं दिखाई देता, हर जगह समान ही दिखाई देता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शरबत जो है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। हवा में भी हर जगह क्या होता है? समान मिला हुआ है, हर जगह समान सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए कह सकते हैं ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे पूरी तरह मिले हुए नहीं रहते हैं। उस मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समरूप नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे पूरी तरह मिले हुए नहीं रहते हैं, मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समरूप नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और तेल का मिश्रण, नीचे में जल रहता है, ऊपर में तेल रहता है। जल में बालू का घोल, ऊपर में जल रहता है, नीचे में बालू आके बैठ जाता है। नमक और चीनी का मिश्रण, नमक और चीनी का मिला दिया जाए तो कहीं पे नमक रहेगा, कहीं पे चीनी रहेगा। इसमें क्या है? हर एक जगह का अनुपात क्या है? सेम नहीं, इसलिए इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण हर जगह समान प्रतीत होता है कि हर जगह ही समान चीज़ है, इसको समांगी मिश्रण। विषमांगी मतलब कि बालू और पानी को मिला दिया जाए तो बालू नीचे में आके बैठ जाएगा। हम लोग कहेंगे कि ये बालू नीचे में है, बालू ज़्यादा है, पानी नीचे में कम है, और ऊपर में पानी ज़्यादा है, बालू कम है, इसलिए विषमांगी मिश्रण है। अब हम लोग मिश्रण और यौगिकों में मुख्य अंतर को समझेंगे। मिश्रण क्या होता है, यौगिक में क्या अंतर है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जब कोई तत्व या यौगिक मिलते हैं तो वो मिश्रण
वो दोनों तो मिक्स होने के लिए मिलते हैं, ना कि किसी नए चीज़ का निर्माण करते हैं। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना देता है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों का गुण से एक नया गुण धर्म वाला यौगिक बन गया, जिसे कि हम लोग पानी कहते हैं। यौगिकों का संगठन अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अस्थायी होता है, ना कि पानी को थोड़ा देर छोड़ने के बाद उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गया। जा मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन क्या होता है? परिवर्तनीय। चीनी और पानी को मिला दिया जाए, फिर थोड़ा देर के बाद पानी को गर्म करने पर वो क्या होगा? चीनी अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। यौगिकों में उसके अवयवों का अलग अलग गुणधर्म समाप्त होकर पूरी तरह से भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ निर्मित हो जाता है। यौगिक में क्या होता है कि अलग अलग गुणधर्म, जो जैसे पानी का अलग गुणधर्म है, ऑक्सीजन का अलग गुणधर्म है, ये दोनों को मिला देने से, जैसे ऑक्सीजन का अलग गुणधर्म है और हाइड्रोजन का अलग गुणधर्म है, ये दोनों को मिला देने से किसी तीसरे नए गुणधर्म वाला यौगिक का निर्माण हो जाता है। यही चीज़ मिश्रण में नहीं होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म मिश्रण में भी पृथक पृथक रहते हैं। मिश्रण में भी अगर चीनी और नमक को मिला दिया जाए तो चीनी खाएंगे तो हम लोग मीठा ही लगेगा और नमक खाएंगे तो हम लोग को नमकीन लगेगा। इसका मिश्रण में भी गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जबकि ऐसा यौगिक में नहीं है। घटकों का केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। और यौगिकों का जो होता है, यौगिक के घटकों को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, जबकि मिश्रण के घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक पृथक किया जा सकता है। जैसे चावल और गेहूं को हम लोग मिला दे तो उसको भौतिक विधि मतलब हाँ उंगली से चुन करके हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मिश्रण बनना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मिश्रण जो बनता है वो एक भौतिक उदाहरण है, जबकि यौगिक बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से पानी बन जाता है, ये क्या है? सब रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है विलयन, सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब समान हर एक जगह समान अनुपात हो, उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे पानी में अगर चीनी को मिला दिया जाए, नमक को मिला दिया जाए, ये सभी क्या है? विलयन है, डाइल्यूट। उदाहरण के लिए सोडा जल, नींबू शरबत इत्यादि, ये सभी क्या है? विलयन है। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन किसी भी भौतिक अवस्था के हो सकते हैं। मिश्र धातु ठोस विलयन का और वायु गैसीय विलयन का प्रकार है। मिश्र धातु, धातुओं के समांगी मिश्रण मतलब दो धातु के समांगी मिश्रण मतलब समान अनुपात में, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, फिर भी इन्हें मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। इन्हें मिश्र धातु बोलते हैं। किसी विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। विलायक होता है और विलय होता है। विलायक किसे कहते हैं? जैसे हम लोग शरबत का एग्जाम्पल नहीं ले ले तो उसमें विलायक मतलब कि जो किसी विलय को अपने में घुल लेता है उसे विलायक बोलते हैं। जैसे कि पानी यहाँ पे विलायक है और विलय क्या है? विलय यहाँ पे चीनी है, विलय गया विलायक में जाके डूब गया। विलायक विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिला लेता है, प्रायः इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। पानी और शरबत में पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, ना कि चीनी की। विलय क्या होता है? विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ होता है। जैसे कि विलयन का वो घटक, जैसे विलय चीनी है, विलय विलायक में मतलब कि पानी में घुला हुआ होता है, उसे विलय बोलते हैं। प्रायः इसकी मात्रा विलायक से कम होती है, चीनी की मात्रा हमेशा पानी से कम होती है। विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय की मात्रा को अथवा विलय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन उपस्थित हो, विलयन की सांद्रता कहलाते हैं। फिर से समझे, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन दोनों में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन उपस्थित हो, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता या विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ये एक तरह से परसेंटेज है। मान लीजिए 100%
अगर हम लोग 98% पानी देते हैं और 2% चीनी दे देते हैं तो यहाँ पे क्या है, विलयन की सांद्रता क्या है, 2% है। कितना मिला हुआ उसमें किसी अन्य पदार्थ का, वही परसेंटेज को विलयन की सांद्रता बोलते हैं। दो विलयनों की तुलना के समय जिस विलयन में विलय ज़्यादा हो उसे सांद्र विलयन कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और जिसमें विलय कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। मान लीजिए 2 गिलास शरबत बनाए, एक गिलास में ज़्यादा चीनी दे दिए और एक गिलास में कम दे दिए, तो जिस गिलास में हम लोग ज़्यादा दिए हैं उसे सांद्र कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें कम दिए उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। विलयन ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन में उसी दिए गए ताप और उस अधिक विलय मिलाने पर विलय घुलता नहीं है। ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन में उसी दिए गए ताप पर और अधिक विलय मिलाने पर विलय घुलता नहीं है। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा इस तापमान पर विलय की विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। किसी दिए गए विलायक में समान ताप पर भिन्न भिन्न विलयों की घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा इस तापमान पर विलय की विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। किसी दिए गए विलायक में समान ताप पर भिन्न भिन्न विलय की घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है। असंतृप्त विलयन, यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम हो तो विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम हो तो विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब हम लोग इसको आम भाषा में समझें तो किसी पात्र में, किसी गिलास में अगर हम लोग चीनी डालते हैं तो उतना चीनी हम लोग डालेंगे जितना कि उसमें घुल जाए, तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन को बोलते हैं। और संतृप्त विलयन से हल्का कम डालने पर उसे असंतृप्त विलयन बोलेंगे। अब है निलंबन, सस्पेंशन। ऐसा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मतलब कि उसमें समान अनुपात में मिला हुआ नहीं है, मतलब कहीं पर हम लोग उठाएंगे तो कहीं पर ज़्यादा मीठा लगेगा, कहीं पर कड़वा लगेगा, ऐसा जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण जो है द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है। निलंबन में विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की बल्क में निलंबित रहते हैं। तो स्पष्ट है कि पानी में मिट्टी का मिश्रण जो है ये क्या है, निलंबन है। पानी में अगर मिट्टी को मिला दे तो थोड़ी देर में मिट्टी क्या होगी, उसके नीचे तल में बैठ जाएगी, और इसे ही हम लोग निलंबन कहते हैं। मतलब द्रव में ठोस को मिला देने से जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है। क्लाइड, ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है और मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता में वो असमांगी मिश्रण है। दूध कोलाइड का उदाहरण है। निलंबन जो हम लोग अभी पढ़े, निलंबन भी एक तरह से कोलाइड ही है, लेकिन निलंबन में क्या होता है, मिट्टी जो ठोस कण है उसमें वो दिखाई देने लगता है। हम लोग गिलास में अगर मिट्टी को भर ले तो हम लोग को मिट्टी दिखाई देने लगेगा कि पानी में मिट्टी तैर रहा है, क्योंकि मिट्टी का आकार जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, जो कि हम लोग को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। लेकिन वही कोलाइड में बात करें तो कोलाइड में भी सेम चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं बल्कि मिट्टी से भी छोटा कण मिला हुआ रहता है, जिसे हम लोग अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि दूध क्या है, कोलाइड का उदाहरण। दूध में भी बहुत छोटा छोटा ठोस कण मिला हुआ रहता है, लेकिन वो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है, तो दूध कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड में जो कण माध्यम में परिक्षिप्त डिस्पर्स होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और कोलाइड में जिस माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसको अगर सरल भाषा में समझे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोलाइड क्या होता है, किसी द्रव में ठोस का मिश्रण। वो ठोस जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं कोलाइड कहलाता है। कोलाइड में क्या होता है कि कोलाइड में द्रव रहता है, उसमें ठोस कण मिला हुआ रहता है। तो यहाँ पे द्रव क्या है, वो परिक्षिप्त, वो डिस्पर्स मीडियम है, और उसमें जो ठोस कण मिले हुए रहते हैं, ठोस कण जो मिले हुए रहते हैं वो क्या है, डिस्पर्स फेज है। इसका मतलब डिस्पर्स मीडियम में घुलनशील होता है। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइड के समान उदाहरण निम्नलिखित।
हम लोग यहाँ कुछ कोलाइड को देखेंगे। जैसे कोलाइड का प्रकार है एरोसोल। एरोसोल कोलाइड में क्या होता है? एरोसोल, एरो मतलब एयर, एयर मतलब कि गैस। गैस यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम है, मीडियम है, और यहाँ पे फेज क्या है? द्रव है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? द्रव है। इसका मतलब गैस में अगर द्रव मिला हुआ है तो उसको हम लोग एरोसोल बोलते हैं। यह कैसा कोलाइड है? एरोसोल कोलाइड है। एरोसोल कोलाइड में क्या होता है? एरो, एरो मतलब हवा, हवा मतलब कि गैस, गैस में द्रव मिला हुआ रहता है। जैसे कि कोहरा, कोहरा, बादल, कुहासा, ये सभी क्या है? ये सभी गैस में जो है हम लोग को वायुमंडल में जो है द्रव भरा हुआ रहता है। जैसे कि कोहरा, कोहरा क्या है? पानी का छोटा छोटा बूंद हम लोग के गैसियस मीडियम मतलब वातावरण में मौजूद रहता है, जिसको कि हम लोग एरोसोल बोलते हैं। यह एक कोलाइड है। कोलाइड, एरोसोल कोलाइड में क्या होता है? एरो मतलब एयर में हम लोग का द्रव मिला हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया कोहरा, बादल, कुहासा। नेक्स्ट एरोसोल, एरोसोल गैस में ठोस मिला हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग एरोसोल बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग एरोसोल कोलाइड में गैस में दो चीज़ मिला हुआ रहता है, जो कि द्रव है। द्रव है तो कोहरा, बादल, कुहासा ये हो गया। ठोस है तो धुआं, धुआं में क्या द्रव है? नहीं, धुआं में थोड़ा छोटा छोटा ठोस जो है वो वायुमंडल में फैला हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि गैस में ठोस मिला हुआ है। अतः यह एरोसोल का उदाहरण है। वाहनों का धुआं में भी यही रहता है। फोम, फोम, फोम में द्रव में गैस भरा हुआ रहता है। एग्जाम्पल शेविंग क्रीम। फोम में ठोस में गैस भी भरा हुआ रहता है, जिसका एक एग्जाम्पल है रबर, स्पंज, फ्यूमिक। इमल्सन, पायस। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इमल्सन किस चीज़ का मिश्रण है? द्रव में द्रव का। एग्जाम्पल दूध। द्रव में अगर द्रव को मिला दिया जाए तो इमल्सन बनता है, और इमल्सन का सटीक एग्जाम्पल है दूध। जेल, जेल में ठोस में द्रव मिला हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जेली, पनीर, मक्खन, ये सभी क्या है? जेल का उदाहरण है। सोल, सोल में द्रव में ठोस मिला हुआ रहता है। एग्जाम्पल मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। ठोस सोल, ठोस सोल में ठोस मिला हुआ है, जैसे कि रंगीन, रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच, ये सभी क्या? ठोस सोल का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम में गुजरते समय प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। घने जंगल के आच्छादन से सूर्य किरण के गुजरने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। विलयन, कोलाइड और निलंबन की तुलना। विलयन, कोलाइड और निलंबन। इससे पहले हम लोगों ने विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में जाना। अब हम तीनों के तुलनात्मक स्वरूप को देखेंगे। विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है और निलंबन क्या होता है। विलय कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻�9 मीटर या 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कणों के आकार का अगर कोई कण रहे तो उसे हम लोग कोलाइड विलयन कहते हैं। वही 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा रहे तो उसे हम लोग विलयन कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 10⁻⁻ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वही निलंबन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अगर बड़ा होगा तो वो अगर किसी विलायक में घुलनशील है तो वो निलंबन कहलाएगा। 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 के बीच अगर रहेगा तो वो कोलाइड विलयन होगा, और 10⁻⁷ से अगर छोटा रहेगा तो वो हम लोग का विलयन होगा। विलयन में विलय जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, जिसे कि हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड में भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन निलंबन में देखा जा सकता है, जिसमें कि विलय का आकार जो होता है, विलय के कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। टिंडल प्रभाव नहीं बनता है विलयन में। टिंडल प्रभाव इसमें होता, कोलाइड में टिंडल प्रभाव देखा जाता है। निलंबन में भी टिंडल प्रभाव देखा जाता है। विलयन अस्थायी होता है, शांत छोड़ देने पर विलय कण नीचे नहीं आता है। कोलाइड में अस्थायी होता है, शांत छोड़ देने पर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण नीचे नहीं बैठते हैं। वही निलंबन में अस्थायी कण होता है जो शांत छोड़ देने पर नीचे उसके तली में बैठ जाते हैं।
छानन विधि या अपकेंद्रण विधि द्वारा विलय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन अपकेंद्रण विधि द्वारा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को अलग किया जा सकता है। छानन विधि द्वारा परिक्षिप्त कणों को परिक्षेपण माध्यम से अलग किया जा सकता है। निलंबन में क्या कर सकते हैं हम लोग, छान करके परिक्षिप्त कणों को परिक्षिप्त माध्यम से अलग कर सकते हैं। कोलाइड में भी हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन विलयन में हम लोग अलग नहीं कर सकते। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये 4-5 नियम है जिससे कि हम लोग मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हो कि छानन पत्र के छिद्रों को पार कर जाए, इन कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम लोग अगर छानन विधि का उपयोग करते हैं तो वो छोटा छोटा कण जो है वो छानन को पार कर जाता है, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को जब तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ऊपर आ जाते हैं। इसे अपकेंद्रण कहते हैं, जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। अनुप्रयोग, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का प्रयोग करते हैं। दूध से क्रीम निकालने में सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन से भीगे कपड़ों को जल निचोड़ने में सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि उसको जोर से घुमाया जाता है और जो भारी पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाते हैं तली में। वाष्पीकरण, ठोस पदार्थ एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं। जब ठोस पदार्थ एवं द्रव मिला हुआ रहता है तो हम लोग वाष्पीकरण विधि से इसको हम लोग पृथक्करण करते हैं। सामान्यतः विलयन के घटकों विलय एवं विलाय के पृथक्करण हेतु वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग, समुद्री जल से नमक बनाने में हम लोग वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नमक जो है वो ठोस है, वो द्रव के साथ मिला हुआ रहता है और वाष्पीकरण करने से जितने भी द्रव है वो उड़ जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, तो हम लोग को शेष नमक बचता है। अवसादन और निस्तारण, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ जो कि उसमें घुल नहीं सकता के मिश्रण को पृथक करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पर अघुलनशील पदार्थ के कण नीचे बैठ जाते हैं। भारी कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ऊपर से द्रव को अलग करना निस्तारण कहलाता है। उदाहरण, जल में मिट्टी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कुछ देर शांत छोड़ देने पर वे अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा अलग करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देख ले। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में हम लोग अवसादन और निस्तारण विधि का प्रयोग करते हैं। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में हम लोग निस्तारण और अवसादन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि द्वारा हल्के स्लेब को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन विधि, ऐसे मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव ऊर्ध्वपातित ना हो सकने वाले अवयव मिले हो को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने हेतु ऊर्ध्वपातन विधि, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण अगर रहता है तो नमक ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं हट सकता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो शेष हम लोग का नमक बचता है। आयोडीन तथा पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन अलग करने में हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ओस्मोसिस, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन एक अर्धपारगम झिल्ली से अलग किए गए हो तो विलायक के अणु झिल्ली को पार कर कम सांद्रता वाले विलयन में अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। यह एक स्वतः स्फूर्त क्रिया है। यह स्वतः स्फूर्त मतलब इसमें कुछ आपको एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह खुद ब खुद हो जाएगा कि विलयन कोई भी विलयन में अधिक सांद्रता जिसमें है उससे कम सांद्रता की ओर गति करने लगता है। यह स्वतः स्फूर्त क्रिया है, जिसका कारण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किए गए विलयन में सांद्रताओं की विभिन्नता के कारण उत्पन्न परासरण दबाव होता है। उदाहरण, किशमिश के दाने जल में रखने में फूल जाते हैं। क्यों? ओस्मोसिस विधि के द्वारा जल में विद्यमान अशुद्धियाँ जैसे विभिन्न खनिज, आयन इत्यादि को अलग करने के लिए विपरीत परासरण प्रक्रिया अपनाते हैं। विपरीत परासरण के लिए परासरण दाब के विरुद्ध दाब सृजित करना पड़ता है। क्रोमेटोग्राफी,
इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए होते हैं, जैसे डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में, रक्त से नशीले ड्रग्स को पृथक करने में हम लोग क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि, इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा उनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। एसीटोन और जल का मिश्रण को हम लोग आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। अल्कोहल व जल का मिश्रण को भी हम लोग आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने हेतु प्रभाजी आसवन विधि पर डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों में से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। समुद्री जल के शोधन में भी सामान्यतः आसवन विधि का प्रयोग लाई जाती है। क्रिस्टलीकरण, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग में लाते हैं। इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलय से पृथक किया जा सकता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में हम लोग क्रिस्टल विधि का प्रयोग करते हैं। समुद्री जल से नमक बनाने में हम लोग क्रिस्टल विधि का प्रयोग करते हैं। वाष्पीकरण विधि द्वारा जो नमक प्राप्त किया जाता है उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, अतः हम लोग समुद्री जल से नमक बनाने में वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं और नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी पृथक करने में हम लोग जो है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जल में निलंबित अशुद्धियों को जल से पृथक करने हेतु उसमें थोड़ी फिटकरी मिलाने पर निलंबित कणों का स्कंदन कोगुलेशन हो जाता है। वे भारी होकर जल में नीचे बैठ जाते हैं। मामूली कट जाने पर चोट पर फिटकरी लगाने से रक्त कणिकाओं का स्कंदन हो जाता है और रक्तस्राव रुक जाता है।